गुड मॉर्निंग। टुडेज एडिटोरियल हम पढ़ेंगे नेम्स एंड बॉन्ड्स। मतलब सारे एडिटोरियल में 12th मार्च के द हिंदू पेपर में जो भी एडिटोरियल है एडिटोरियल सेक्शन में, उसमें से सिर्फ यही एक है जो हम पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, कंसर्न्ड है, या फिर कह सकते हैं सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन बेसिस पे ये एडिटोरियल है। बाकी तो सारे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है या फिर कुछ थोड़े लंबे है, तो हम आज सिर्फ यही वाला एडिटोरियल पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। नेम्स एंड बॉन्ड्स, व्हाट ऑल हैज़ हैपेंड कि मतलब पहले तो सिनारियो जान लो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एक स्कीम लाई गई थी। आई थिंक 2017 में ये बिल लाया गया था, 2018 से ही लागू हो गया था, इनएक्ट हो गया था। इसमें SBI के थ्रू, मतलब SBI बॉन्ड इशू करेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड उसका नाम होगा उन बॉन्ड्स का। और उसमें कोई भी जो फाइनेंशियली साउंड एंटिटीज़ है, वो अपने अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रीब्यूट करेंगे या फिर फंडिंग देंगे, अल्टीमेटली लीडिंग टू फ्लो ऑफ फंड्स टू पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। तो ये जो स्कीम है 2017 में आई थी, 2018 से लागू की गई थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया 2024 के फरवरी में कि ये स्कीम हमारे इंडिया के राइट टू इन्फॉर्मेशन को धक्का पहुंचाता है, हार्म करता है। एंड दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया और SBI को कहा कि तुरंत ही आप ये स्कीम मतलब ये बॉन्ड इशू करना रोक दीजिए। और अभी जब फरवरी 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बॉन्ड इशू करना बंद कर दो, और SBI को डायरेक्ट किया कि आप मतलब अब तक जो भी फंडिंग आई है, जो भी हुआ है बॉन्ड के तहत, उसकी इंफॉर्मेशन हमें ला के दो। हमें नहीं, सॉरी, ECI को दो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये किसके तहत? राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, क्योंकि हमें भी तो पता चले किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी फंडिंग मिली है। और इसमें गलत ही क्या है? अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये मांगा जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन, तो गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन SBI ने कहा कि हमें थोड़ा और एक्सटेंशन चाहिए। मतलब फरवरी 15 को ये डिसीजन आया था, फरवरी 15 या 25 को ये डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दो। SBI को डायरेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। और अब मार्च 12 हो गया, और अब जाके मतलब अभी जो डेडलाइन है, अभी जाके SBI ने कहा कि नहीं, हमें और 4 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि इतने 44,000 के आसपास की जो फंडिंग आई है, 44,000 के आसपास की जो क्या रिकॉर्ड है हमारे पास, वो एक तो डिजिटल फॉर्म में नहीं है। तो हमें थोड़ा और समय चाहिए, क्योंकि मतलब उसे कलेक्ट करने के लिए, वो लगाने के लिए वगैरह टाइम चाहिए। तो इस पूरे एडिटोरियल में एडिटर ने मतलब ऑथर ने यही कहा है कि 4 months टाइम इज़ मोर देन इनफ, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। 44,000 का डेटा है तो लोग 1 month में भी कर लेते हैं। क्यों 30 जून तक की टाइमलाइन मांगी है? मतलब इलेक्शन के बाद ये रिवील करना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? इस बारे में क्रिटिसाइज़ किया गया है, और एक मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को प्रेज़ किया गया है कि किया है, वह अच्छी बात है। नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल, नेम्स एंड बॉन्ड्स। कि बॉन्ड जो भी इशू किए गए हैं, उसके मतलब किसने कितना फंडिंग दी, उसके नेम बताओ, किस पॉलिटिकल पार्टी को दी गई, वो सब बताओ। एंड कोर्ट डिड वेल to thwart SBI's attempt to delay details of electoral bonds. SBI ने कहा कि अब डिले करो ये डिटेल देने की जो प्रोसीजर है या फिर जो भी ऑर्डर है, हमें थोड़ा और समय चाहिए, 30 जून तक का समय चाहिए। और कोर्ट ने कहा कि नहीं, इतना समय आपको नहीं मिलेगा।
The Supreme Court's refusal to grant any further time to the State Bank of India to furnish details of those who purchased and of those who purchased and parties that encashed the electoral bonds since April 2019. अप्रैल 2019 से जो भी फंडिंग आई है उसकी डिटेल हमें दो. Has foiled an ill-advised attempt to seek postponement of the disclosure until after the general election. अब जनरल इलेक्शन है 2024 के, उसके बाद मतलब 30 जून तक की का डेडलाइन, मतलब जनरल इलेक्शन के बाद तक की. तो ये एक सीधा एक इशारा करता है कि नहीं, SBI नहीं चाहता ये मतलब रिवील करना. और यहाँ पे फॉइल मतलब वही थ्वाट, मतलब रोक देना, नाकाम करार देना. और इल एडवाइज्ड अटेम्प्ट मतलब बुरा एक अटेम्प्ट है, एक मतलब इनजुडिशियस या इम्पॉलिटिकल अनवाइज अटेम्प्ट है SBI का कि जनरल इलेक्शन तक ये इस डिसीजन को, इस प्रोसीजर को रोका जाए. ओके, देन the SBI has now been asked to disclose the Election Commission to the Election Commission of India by end of March 12 the names of details of the purchasers of the bonds, the dates on which these were bought, and denominations. किस डिनोमिनेशन में दिए गए, मतलब 2000 के या 500 के नोट, 10 रुपये के नोट में तो दिया के नहीं गया होगा. और डेट्स ऑन विच दीज वेर बॉट, और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है तो किन डेट्स पे दिए गए. द बैंक शुड ऑल्सो डिस्क्लोज द नेम्स ऑफ पार्टीज दैट रिडीम द बॉन्ड्स, और किन पॉलिटिकल पार्टीज को दिए गए ये बॉन्ड, और अलॉन्ग विद डेट्स एंड डिनोमिनेशंस. डेट और डिनोमिनेशन के अलावा किन पॉलिटिकल पार्टीज को ये दिया गया. हाँ, ये नहीं पूछा गया कि किसके द्वारा यहाँ ये फंडिंग दी गई, क्योंकि ये उस स्कीम में था ही कि अनोनिमस फंडिंग हम अक्वायर करेंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डायरेक्ट ये किया है कि डिनोमिनेशन और डेट के अलावा सिर्फ आप हमें उन पॉलिटिकल पार्टीज का नाम बता दो कि और उन डेट्स को बता दो कि कब ये बॉन्ड इशू किए गए, किन डिनोमिनेशंस में वो पैसे दिए गए और किन पॉलिटिकल पार्टीज को दिए गए. बस इतना ही. The ECI has to host the information on its website by March 15. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि SBI आप मार्च 12 तक हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे दो ECI को, और ECI अपनी वेबसाइट पे 15 मार्च तक ये सारे डिटेल, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये सारे डिटेल अपनी वेबसाइट पे डालेंगे. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. द अपशॉट ऑफ द बैंक्स एप्लीकेशन, यहाँ पे अपशॉट मतलब ये कॉन्सिक्वेंस, मतलब द रिजल्ट ऑफ दिस बैंक्स एप्लीकेशन फॉर टाइम until June 30 is that the upshot of the bank's application for time until June 30 is that it is now quite clear that it must disclose the data available to it and need not try and match the names of the donors with the parties. मतलब हाँ, SBI बैंक जो है वो डिले करना चाहती है, पर अभी क्वाइट क्लियर हो गया है कि ये उन्हें डिस्क्लोज करना ही होगा वो डिटेल्स, और किन पॉलिटिकल पार्टीज़ को और किन डोनर्स के द्वारा कितनी डोनेशन दी गई, ये सब अभी हाइड करने की ज़रूरत नहीं है बैंक को, यही कहा गया. देन it appears that the initial directions of the Constitution Bench, as part of its February 15 judgment invalidating the electoral bond scheme, तो यही कहा गया है कि अब कॉन्स्टिट्यूट मतलब अंडरस्टैंड, और एग्जैक्टिट्यूड मतलब एग्जैक्ट मतलब क्या, वेरी एक्यूरेट, राइट. तो एग्जैक्टिट्यूड वही एक्यूरेट बना या जो भी, वेरी एग्जैक्ट, वेरी एक्यूरेटनेस, ऑल द परचेजेस विद द रेसिपिएंट्स. तो यही बस इस स्टेटमेंट में क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है बैंक के डिसीजन को कि क्यों ये डिले करना चाहती है अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसे शेयर करने से.
The bank deemed this a time-consuming exercise as the details were in separate silos and not stored in digital format. बैंक ने जो ये डेडलाइन एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट को, उसमें बैंक ने कहा, मतलब रीज़न यही दिया गया कि हमने वो सारा डेटा डिजिटल फॉर्मेट में रखा नहीं है और सेपरेट सिलोज में रखा गया है, मतलब बहुत ही हैफर्डली बहुत अलग अलग चीज़ों में रखा गया है। तो हमें ये सारा डेटा एक कलेक्ट करने में टाइम लगेगा और इसलिए 30 जून तक की हमें डेडलाइन मतलब एक्सटेंशन दे दो, ये कहा गया है। ये उनका रिक्वेस्ट करने का ये रीज़न था, उन्होंने ये रीज़न दिया बैंक ने। And in rejecting the bank's application for time and keeping the threat of contempt action alive, the court has sent a message that it will not brook any further delay. और डिले हम नहीं सहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और कंटेम्प्ट मतलब वो जो भीति है, वो मतलब वो जो डर है वो कायम रखा कि नहीं, हमें फिर एक्शन लेना पड़ेगा अगर आपने फिर से डिले किया तो। And the bench has also rightly questioned the bank's silence on what had been done to comply with the order until the filing of an application for extension of time just 2 days before the March 6 deadline. 6 मार्च की डेडलाइन दी थी और 4 मार्च में आई थिंक 2 days बिफोर कह रहे, तो 4 मार्च में SBI ने ये कहा कि हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दो। तो तब तक आप साइलेंट क्यों थे, ये क्वेश्चन किया गया है। Now, it is now quite apparent that even manually matching the two data sets could not have taken as long as the 4 months the SBI wanted. SBI ने 4 months चाहे ये पूरा डेटा मैच करने को, पर दोनों डेटा मतलब जो भी डेटा सेट्स है, कौन से डिनोमिनेशन में, कौन सी डेट्स में दिए गए, किन पॉलिटिकल पार्टीज को दिए गए, इन सारे जो भी आप मतलब डेटा है उसे मैच करने के लिए 4 months का टाइम तो नहीं लगेगा, यही कहा गया है ऑथर के द्वारा। Then a question may arise as whether the voters' right to information, the very basis for the court finding the anonymous donation scheme unconstitutional, will be fulfilled by mere disclosure of the names of bond purchasers and the parties that received the funds without authentic data on who donated what amount to which party। और जो कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वोटर के राइट टू इन्फॉर्मेशन को हैम्पर कर रही थी, तो इस पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मतलब हाँ, और ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया, ये इसी बेसिस पे दिया गया कि इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए माना गया कि वोटर के राइट टू इन्फॉर्मेशन को हैम्पर करती है। बहुत ही अनोनिमस फंडिंग, अनोनिमस पार्टीज़ को फंड दिए जा रहे इन दैट वे। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बंद कर दो। और इस पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि सिर्फ नेम्स ऑफ बॉन्ड परचेजर्स और पार्टीज़ के नेम, ये मतलब पार्टीज़ के नेम्स एंड बॉन्ड परचेजर्स मतलब किसने लिया पार्टीज़ के बिहाफ में, बस। तो सिर्फ यही डेटा सेट रिवील करने से क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन का पूरा यूज़ हो जाएगा, या फिर ऑथेंटिक डेटा भी चाहिए कि किसने डोनेट किया और किस पार्टी के लिए किया। तो यही सब बताया गया है। देन गिवन दैट द बॉन्ड्स हैव टू बी रिडीम्ड विदिन अ 15-day window, it may still be possible for a diligent civil society to use the disclosures to match donors and parties based on the proximity between dates of purchase and redemption। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है उसमें मतलब जब इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत किसी फाइनेंशियली साउंड एंटिटी ने फंडिंग दी है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए दी है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी ने विद इन 15 days के टाइम स्पैन में वो रिडीम करना होगा, वरना वो मतलब प्राइम मिनिस्टर के इमरजेंसी फंड में चला जाता है, मतलब चला जाता था। ये उस स्कीम का एक हिस्सा था, ठीक है।
तो अगर 15 दिन के अंदर अंदर रिडीम किया ही जाना था, तो ये तो मैच करना पॉसिबल होगा ही कि किसने डोनेट किया और किस पार्टी को डोनेट किया, बेस्ड ऑन द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द डेट्स एंड परचेज एंड डेट्स ऑफ परचेज एंड रिडेम्पशन। कब परचेज किया गया, कब रिडीम किया गया, उस बेसिस पे उसके मतलब प्रॉक्सिमिटी और क्लोजनेस के बेसिस पे हम ये रिवील कर सकते हैं। मतलब ये मैच करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, यही कहा गया है। एंड द डेटा मे ऑल्सो हेल्प अनरावल whether corporate houses or individuals benefited from their donations to ruling parties at the center and in the states, or if the contributions were made in response to any threat of investigation and prosecution। कि जो मतलब ये डेटा हमें ये भी अनरावल करा के दे सकता है, मतलब मतलब खुलासा करके दे सकता है कि कितनी भी जो भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, इंडिविजुअल्स ने जो भी जिन्होंने जो डोनर्स रहे हैं वो उन्होंने डोनेशंस पॉलिटिकल पार्टीज को, मतलब वेदर इट बी स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। तो ये क्यों दिया गया है, वो फंडिंग इसके तहत दी गई है कि कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, इसलिए, या फिर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के डर से दिया गया है, ये भी अनरावल हम कर सकते हैं। This was all about this whole scenario, this whole editorial. Very useful, very nice. Thank you for listening.